उस अकाल के दौर में जिंदा रहने के लिए मैंने भूख और ठंड दोनों झेली। कभी बासी खाना उठाकर खाया तो कभी आवारा कुत्तों से खाने के लिए लड़ाई की। मेरी जिंदगी उस मिट्टी से भी सस्ती थी जिस पर मैं पैर रखता था। अच्छी बात यह थी कि मेरे अंदर एक मरने की परवाह न करने वाला जज्बा था और गलियों में मार खा खाकर मैंने कुछ मामूली दांव पेंच सीख लिए थे और उन्हीं के दम पर मैंने इस साउथ सिटी में खून पसीने से अपना एक इलाका बना लिया था। अब मैं अपने कुछ भाइयों के साथ यांगक्वान स्ट्रीट पर सुरक्षा शुल्क वसूलता था और इसी कमाई से मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिका। ली त्यानरुई नाम के एक लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये साला मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन उसकी हरकतें गली के सबसे गंदे बदमाश से भी नीच थीं। आधी रात को विधवाओं के दरवाजे लात मारकर खटखटाना, दीवारें फांदना, कुंवारी लड़कियों को नहाते हुए चोरी छिपे देखना और खाने के ठेलों से सामान उठाकर कभी पैसे न देना। पूरी गली उसकी वजह से परेशान थी। मोहल्ले वाले तंग आकर मेरे पास फरियाद लेकर आए। चूंकि मैं हर महीने मोहल्ले वालों से सुरक्षा शुल्क लेता था, तो मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ये बदमाश पूरी गली को बर्बाद कर दे। इसलिए मैंने 2 बार ली त्यानरुई को सबक सिखाया। ज्यादा हाथ नहीं उठाया, बस चाहता था कि वो थोड़ा संभल जाए। किसे पता था कि इस हरामी की किस्मत इतनी अच्छी निकलेगी। किंगहे मेन नाम के एक जियांगहू संप्रदाय की नजर उस पर पड़ गई। अब क्या था, ली त्यानरुई रातों रात उस संप्रदाय का शिष्य बन बैठा और मुसीबत मेरे पीछे लग गई। ली त्यानरुई की सीनियर बहन मेरे पास आई, अपने बदतमीज जूनियर भाई का हक दिलाने के लिए। मेरे वो दाम पेंच जो गली में गुंडागर्दी दिखाने के लिए काफी थे, असली मार्शल आर्ट सीखे इंसान के सामने बस एक मजाक थे। मुझे बस इतना याद है कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, हड्डियां चटकने लगीं और मुझे एक फटे बोरे की तरह गंदे नाले के किनारे फेंक दिया गया। अगर मेरे कुछ आदमी मुझे घसीट कर इस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं लाते तो मैं यमराज के दरबार में पहुंच चुका होता। बॉस, खाना लगा दिया। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और एक मजबूत कद काठी वाला, कड़क काली रंगत वाला जवान अंदर घुस आया। उसने अपने ठंड से अकड़े हाथों को रगड़ते हुए अपने कोट के अंदर से एक तेल लगे कागज की पुड़िया निकाली। आज सुअर के सिर का मीट है, बड़ा स्वादिष्ट है। उसका नाम शुआनहू था, मेरे आदमियों में सबसे ज्यादा दिमाग वाला। मैं जैसे तैसे उठकर बैठा, पुड़िया खोली, एक टुकड़ा मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाने लगा। अंधा कहाँ है, पूरे दिन से नहीं दिखा। बॉस, गौनी वाली गली का हान लाऊ, सुना है आपको गंभीर चोट लगी है। वो हमारा इलाका हड़पने की कोशिश कर रहा है। अंधा भाई गुस्से में है, कह रहा था कि आज रात ही जाकर उस बूढ़े कुत्ते को चाकू मार देगा। मैं चुपचाप अपनी रोटी चबाता रहा। कमरे में बस मेरी सूखी चबाने की आवाज गूंज रही थी। काफी देर बाद रोटी निगलते हुए मैंने भारी आवाज में कहा, जाओ अंधे को बता दो, हान लाओवू को अगर इलाका चाहिए तो दे दो। शुआनहू हैरान रह गया, उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। बॉस, अगर हमने ये इलाका दे दिया तो हम क्या हवा खाकर जिएंगे? इलाके के बिना सुरक्षा शुल्क कहाँ से वसूलेंगे? यही तो हमारा एकमात्र धंधा है, हमारी जान है। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। तुम लोगों को नहीं पता, पिछले महीने हान लाओवू की बेटी काउंटी ऑफिस के फेंक सचिव की रखैल बन गई है। फेंक सचिव की शह पर हम हान लाओवू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे इसीलिए तो वो बूढ़ा कुत्ता अचानक इतना अकड़ने लगा। तो फिर क्या करें बॉस? मेरी बूढ़ी माँ भी है जिसे मुझे पालना है। मैं चुप हो गया, कुछ नहीं कहा। इस गली में अब मेरा टिकना मुश्किल था। ली त्यानरुई का घर इसी गली में था। वो कमीना दिल का इतना छोटा और बदला लेने वाला है कि जब वापस आएगा तो मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। खाना खाने के बाद शुआनहू सिर झुकाए बिना कुछ बोले चला गया। ठंडी हवा दरवाजे की दरारों से अंदर घुस रही थी। चूल्हे की आखिरी चिंगारी भी बुझ चुकी थी। तभी मुझे बाहर कोई आहट सुनाई दी। शुआनहू अभी अभी गया था, न आवाज न कोई हलचल। अपने आदमियों की तो ऐसी आदत नहीं, फिर ये कौन हो सकता है? मैंने कान लगाकर खिड़की के कागज पर ध्यान दिया। आंगन की दीवार के नीचे से दबी हुई आवाज में बातचीत सुनाई दी। ये तो पड़ोस में गर्म पानी बेचने वाला याओ दालोंग और उसका बेटा माओ दान था। पापा, हम रात को फिर आते हैं। दिन दहाड़े ये ठीक नहीं। अगर लू बॉस जाग गया तो हम दोनों बाप बेटे मारे जाएंगे। याओ दालोंग ने थूकते हुए कहा। डरपोक, उस छोटे जानवर को इतनी बुरी तरह पीटा गया है, आधी जान तो पहले ही निकल चुकी है। जागा भी तो क्या कर लेगा? वो हरामी इतने सालों से इतना सुरक्षा शुल्क वसूल रहा है। उसके पास इतने पैसे जमा होंगे कि तिजोरी भी छोटी पड़ जाए। आज उसका सारा माल हमारा। उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसकी जान ले लेते हैं। तुम दरवाजे पर पहरा दो, होशियार रहना, कहीं शुआनहू और अंधा वापस ना आ जाएं। मेरा चेहरा एकदम सख्त हो गया। मैं भले ही गली में गुंडागर्दी करता हूँ, लेकिन मेरे अपने कुछ उसूल हैं। मैंने कभी किसी औरत या कमजोर पर जुल्म नहीं किया। छोटे दुकानदारों के साथ हमेशा नरमी बरती। खासकर याओ दालोंग जैसे गरीब पड़ोसियों की मैंने जितना हो सके उतनी मदद की। चावल उधार दिए, पैसे उधार दिए, कभी 2 शब्द नहीं कहे। लेकिन किसे पता था कि मेरी इस भलाई का बदला मुझे धोखे से मिलेगा? ये तो सच में मुझे कमजोर समझ बैठा। मैंने हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से एक ठंडा सख्त हड्डी काटने वाला चाकू निकाला, फिर अपनी पीठ दरवाजे के पास वाली उस काली दीवार से सटा ली। दरवाजे के बाहर से भी शांति ताम याओ दालोंग का सिर पहले अंदर घुसा। उसकी आंखें अंधेरे में इधर उधर घूम रही थीं, खाली पड़ी चारपाई को देखते हुए। अरे कोई नहीं है? वो बड़बड़ाते हुए एक पैर दरवाजे के अंदर रखता है। मेरे अंदर दबा हुआ वो आखिरी जोश अचानक फूट पड़ा। मेरे हाथ का छोटा चाकू सीधा याओ दालोंग की कमर के नरम हिस्से में जा घुसा। चाकू बड़ी बेरहमी से अंदर गया। याओ दालोंग की दर्दनाक चीख
आंख निकल गई, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जानवर को जलाया गया हो। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए। वो डर के मारे बुरी तरह घबरा गया, दरवाजे को धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा और लड़खड़ाते हुए चिल्लाने लगा, भाग, जल्दी भाग, ये मौत का दूध जाग गया है। मैं दरवाजे की चौखट पकड़कर हांफते हुए याओ दालोंग को भागते हुए देखता रहा। मैं उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जवाब दे गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे अचानक एक अजीब सा पन्ना उभर आया। जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड, बेसिक कार्ड पूल। जियांगहू में एंट्री, सिंगल ड्रॉ 150 वेन, 10 ड्रॉ 1350 वेन। ये तो वही मोबाइल गेम है जो मैं अपनी पिछली जिंदगी में खेला करता था। किसे पता था कि ये चीज मेरे साथ यहाँ तक चली आएगी। मैं दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सीने में दबी हुई सांस निकल गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दोबारा आंख खुली तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैंने पाया कि मैं चारपाई पर लेटा हूँ। कमरे में सिर्फ एक तेल का दिया जल रहा है। उसकी पीली रोशनी लौ के साथ नाचती हुई कुछ जानी पहचानी शक्लों को उभार गिरा रही थी। मेरे सारे आदमी चारपाई के किनारे बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मेरी पलकों को हिलते देखा, फौरन पास आ गए। बॉस, आप आखिरकार जाग गए। जमीन पर वो खून कैसा था? आखिर क्या हुआ था? इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, कोने से एक ठंडी आवाज आई, बड़े भाई, ये अंधा था। क्या ये हान लावू का काम है या फिर ली त्यानारुई ने फिर किसी को भेजा है? मैंने कर्कश आवाज में कहा। याओ दालोंग था, मेरे घायल होने का फायदा उठाकर कुछ चुराने आया था। शुआनहू चौंक गया। याओ दालोंग, वो तो जानता है। वो बूढ़ा आदमी, झुर्रीदार चेहरा, झुके हुए कंधे, उसकी सीधी सादी बीवी एक थिएटर एक्टर के साथ भाग गई थी। जिंदगी बड़ी बुरी तरह चल रही थी। अक्सर खाने की कमी हो जाती थी। वो हमेशा दुबका दुबका बड़े भाई के दरवाजे पर आकर गंदे हाथों से चावल खरीदने के लिए पैसे मांगता था। बड़े भाई हर बार उसे कुछ सिक्के दे दिया करते थे, कभी वापस मांगने की बात तक नहीं की। किसे पता था कि ये सीधा सादा दिखने वाला आदमी ऐसी हरकत कर बैठेगा? अंधे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, एक बेकार सा आदमी भी हमारे सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर बैठा। उसने सीधा हुक्म दिया, शुआनहू, तुम अभी एर्गो, तुजी और मियाओ लाओसान को लेकर जाओ। याओ बूढ़े कुत्ते को ढूंढो, उसे चाकू मार दो और लाश शहर के बाहर फेंक दो, जंगल में आवारा कुत्तों के लिए। ओह हाँ, उसका वो छोकरा भी, उसे भी पूरी तरह निपटा देना। शुआनहू का गला सूख गया, चेहरा पीला पड़ गया। अंधे भाई, बच्चा तो? अंधे ने ठंडी नजरों से शुआनहू को घूरा। बच्चा? जब वो बड़ा होकर चाकू पकड़ने लायक हो जाएगा, आधी रात को तुम्हारी चारपाई तक पहुंचकर सीधा तुम्हारे दिल में चाकू घोंप देगा, अपने मरे हुए बाप का बदला लेने के लिए रोता चिल्लाता, तब तुम्हें कैसा लगेगा? वो बच्चा है तो क्या हुआ? काम पूरा करना है तो पूरी तरह करना है, जड़ से खत्म करो। शुआनहू कुछ नहीं बोला, पलटकर मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने धीमे से कहा, अंधे की बात सुनो। शुआनहू ने दांत भींचते हुए हामी भरी और अपने आदमियों को लेकर ठंडी हवा में निकल गया। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा धड़ाम से खुला। शुआनहू पूरी तरह ठंड में लिपटा हुआ अंदर आया। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, भौहों और दाढ़ी पर बर्फ जमी हुई थी। बॉस, अंधे भाई, वो हांफते हुए थोड़ी कांपती आवाज में बोला। काम हो गया? उसने चेहरा पोंछा, बर्फ के टुकड़े झाड़ते हुए। याओ बूढ़ा कुत्ता और उसका छोकरा अपने घर के भूसे के ढेर के पीछे छिपे हुए थे। मैंने ढूंढ लिया। बाप बेटे दोनों डर के मारे पेशाब कर बैठे थे। गला काट दिया, पेशाब और खून जमीन पर फैल गया। फिर उन्हें पीछे के पुराने जंगल में फेंक आया। बर्फ इतनी तेज पड़ रही है, कल सुबह तक कोई निशान नहीं बचेगा। अंधे ने पलकें उठाई। उसकी वो अकेली आंख सांप की तरह शुआनहू पर टिक गई। पक्का पूरी तरह मर गए? शुआनहू ने जोर से सिर हिलाया। अंधे भाई, भरोसा रखो, मैंने खुद अपने हाथों से किया। दोनों की गर्दनें लगभग कट गई थीं। पूरी तरह मर चुके हैं। काम हो गया। अंधे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और एर्गो के साथ वहां से चला गया। मुझे भी थकान महसूस हुई। खिड़की के बाहर हवा और बर्फ की आवाज सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह सुबह आसमान अभी अभी साफ हुआ था। शुआनहू नाश्ता लेकर अंदर आया। एक बड़ी कटोरी बाजरे की दलिया, कुछ रोटियां और तेल में तली हुई मिर्च की तली भुनी चीज। मैंने अचार के साथ पूरा खाना निगल लिया। जब शुआनहू चला गया, मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। दिमाग में एक ख्याल आते ही जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड का पन्ना फिर से मेरी आंखों के सामने उभर आया। जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड, बेसिक कार्ड पूल। जियांगहू में एंट्री, सिंगल ड्रॉ 150 वेन, 10 ड्रॉ 1350 वेन। मैं उस कार्ड पूल के नीचे लिखी उस छोटी सी लाइन को देखता रहा। काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। वेनान काउंटी में एक हुनरमंद कारीगर सुबह से रात तक मेहनत करके एक दिन में मुश्किल से 30 वेन कमा पाता है, वो भी मालिक की मर्जी पर निर्भर। और यहाँ एक सिंगल ड्रॉ के लिए ही 150 वेन चाहिए। अगर इसे सुअर के मांस में बदलें तो 5 किलो मोटा मांस भी इतने में आ जाए। मैं अपनी घायल देह को घसीटते हुए चारपाई से उतरा। कमरे के कोने में रखी एक लाल रंग की लाखी अलमारी की तरफ बढ़ा। ये अलमारी काफी भारी थी। चोट लगी होने की वजह से
मुझे इसे हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अलमारी हटाकर फर्श की ईंट उठाई, नीचे एक मोटा मिट्टी का छोटा घड़ा गड़ा हुआ था। घड़े का मुंह तेल लगे कागज से कसकर बंद था। मैंने तेल वाला कागज हटाया तो अंदर पूरा घड़ा तांबे के सिक्कों से भरा हुआ था। ये मेरी 5-6 साल की सुरक्षा शुल्क की कमाई से जोड़ी हुई मेरी सारी पूंजी थी। आमतौर पर मैं इसे हाथ नहीं लगाता था। मैंने घड़े में हाथ डालकर टटोला और सिक्कों से भरी एक रस्सी बाहर निकाली। वो 1000 सिक्के पतली रस्सी में बंधे हुए थे, काफी भारी थे। मैंने उसमें से ध्यान से एक 150 सिक्के गिने। अभी अभी आए इस सिंगल ड्रॉ को आजमा कर देखता हूँ कि क्या मिलता है। मैंने हाथ बढ़ाकर जियांगहू में एंट्री कार्ड पूल के नीचे सिंगल ड्रॉ बटन दबाया। वो एक 150 सिक्के अचानक गायब हो गए। स्क्रीन पर हलचल हुई। ड्रॉ एनिमेशन के बाद ड्रॉ पेज पर अचानक एक सफेद कार्ड उभर आया। कार्ड पर बारीक अक्षरों में लिखा था, रक्त रोदन झेंगई, खून के आंसू, शुद्ध ऊर्जा। लगभग उसी पल मुझे अपने सीने में हल्की सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई बेहद हल्की गर्म धारा अंदर घुस रही हो। फिर वो फैल गई, पूरे शरीर में समा गई। फिर से अपनी कैरेक्टर स्क्रीन देखी। लू चेन पावर 13, रक्त रोदन, शुद्ध ऊर्जा 0, बॉडी टेक्निक 1, बोन्स 2, लक 1, बॉक्सिंग 9, लेग टेक्निक 2, मार्शल आर्ट्स 5। सिर्फ एक रक्त रोदन वाला सफेद कार्ड खींचने से ही मेरी लाइफ वैल्यू बढ़ गई और शरीर के जख्म भी काफी हद तक ठीक हो गए। कार्ड्स का असर इतना जबरदस्त देखकर मेरा मन उत्साह से भर गया, थोड़ा नशा सा चढ़ गया। मैंने फिर से घड़े में से 350 सिक्के गिने और सीधा 10 ड्रॉ कर डाला। जैसे ही मैंने 10 ड्रॉ बटन दबाया, वो सारे सिक्के हवा में गायब हो गए। आंखों के सामने रोशनी की चमक एक के बाद एक जगमगाने लगी। 10 कार्ड्स उभरे, 6 सफेद कार्ड, 4 हरे कार्ड। रक्त रोदन झेंगई, पावर झेंगई, बॉडी टेक्निक झेंगई, रक्त रोदन झेंगई, क्रिटिकल हिट झेंगई, रक्त रोदन झेंगई। 3 रक्त रोदन कार्ड्स गर्म धाराओं में बदलकर पूरे शरीर को सींचने लगे। मेरा जो शरीर पहले कमजोर था, अब साफ महसूस हो रहा था कि काफी मजबूत हो गया है। इसके बाद वो 4 हरे कार्ड्स आए, बॉक्सिंग झेंगई, लेग टेक्निक झेंगई, बॉक्सिंग झेंगई। आखिरी हरी रोशनी छंटते ही नए अक्षर उभरे, आई पावर झेंगई। मुझे अपनी दोनों आंखों में हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जो तुरंत ही सामान्य हो गई। मैंने अनायास ही कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई। कोने में लगे मकड़ी के जाले के बारीक धागे, चारपाई पर जमी सालों पुरानी धूल, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर आने लगा। अगले ही पल कैरेक्टर पेज अपडेट हो गया। जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड के हर कार्ड पूल की ड्रॉ प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। जैसे बेसिक कार्ड पूल की बात करें तो जियांगहू में एंट्री, अगर मुझे सही याद है तो बेसिक पूल में सफेद यानी कॉमन की प्रोबेबिलिटी 70% है, हरा यानी अच्छा 25%, बैंगनी यानी रेयर 4.5% और गोल्डन यानी सुप्रीम सिर्फ 0.5%। और सबसे जरूरी बात यह है कि जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड के सभी कार्ड पूल में कोई पिटी सिस्टम नहीं है, यानी अगर किस्मत खराब हो तो चाहे हजारों सिक्के लगा दो, फिर भी खाली हाथ रह सकते हो। मेरे जमीन में गड़े घड़े में करीब 31 रस्सियां तांबे के सिक्कों की थीं। ये सारे सिक्के मैंने एक एक करके बड़ी मेहनत से जोड़े थे। सुनने में भले ही ज्यादा लगें, लेकिन इनसे 200 से ज्यादा बार ड्रॉ हो सकते हैं। मगर यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी, यही मेरे और मेरे भाइयों के आगे के भविष्य का सहारा था। अभी मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, बैठे बिठाए पैसे खत्म करना सही नहीं था। और यह भी सच था कि जियांगहू में एंट्री पूल से सिर्फ कुछ बेसिक एट्रीब्यूट कार्ड्स ही मिल सकते थे। कोई मार्शल आर्ट्स मैनुअल नहीं मिलता था। आखिरकार यह सिर्फ बुनियाद मजबूत करने के लिए था। ताकत थोड़ी बढ़ गई, नजर थोड़ी तेज हो गई, हाथ पैर थोड़े फुर्तीले हो गए, आम गुंडों से निपटने के लिए तो काफी था। लेकिन अगर सच में किसी मार्शल आर्ट सीखे हुए इंसान से सामना हो गया तो मैं अब भी मरने के लिए ही जा रहा था। सबसे जरूरी बात, कोई कमाई का जरिया ढूंढना और मार्शल आर्ट्स कार्ड पूल अनलॉक करना था। मैंने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया डुलाया, महसूस हुआ कि सांसें सामान्य हो गई हैं। जख्म भले पूरी तरह ठीक न हुए हों, लेकिन चलने फिरने में अब कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने घड़े को फिर से तेल वाले कागज से बांधा, फर्श की ईंट वापस लगाई, अलमारी को उसकी जगह पर धकेला, फिर रुई वाला कोट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं अभी दरवाजे से बाहर निकला ही था, गली के मोड़ तक भी नहीं पहुंचा था कि सामने से मुझे ढूंढते हुए आ रहा अंधा टकरा गया। अरे बड़े भाई, तुम्हारी चोट ठीक हो गई? कहाँ जा रहे हो? काफी हद तक ठीक हो गई है। कमरे में दम घुट रहा था, बाहर घूमने, थोड़ी हवा खाने निकला हूँ। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों एक के पीछे एक पतली बर्फ पर पैर रखते हुए आंगन के दरवाजे से बाहर निकले। गली में कोई नहीं था। जब तक हम मुख्य सड़क पर नहीं पहुंचे तब तक चहल पहल शुरू नहीं हुई। दोनों तरफ की दुकानों के ज्यादातर पल्ले खुल चुके थे। नाश्ते के ठेलों से उठती भाप और आवाजें इस ठंडी सुबह में थोड़ी रौनक भर रही थीं। लू साहब सुप्रभात। लू साहब, आपकी चोट अच्छी तरह ठीक हो गई। लू साहब, खाना खा लिया? ताजा उबले हुए मोमो अभी अभी लाए हैं। गली में मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले छोटे दुकानदार और ठेले
वाले मुझे देखते ही अपना काम रोक देते। कोई इज्जत से तो कोई खुशामद करते हुए नमस्ते करता। मेरे चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, बस हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दे दिया। फिर मैं एक चाय के ठेले के सामने रुका। ठेले वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। जल्दी से कपड़े से बेंच पहुंचते हुए बोला, लू साहब बैठिए, अभी बनाई हुई साधारण चाय है, एक कटोरा दे देता हूँ, शरीर गर्म हो जाएगा। नहीं चाहिए, मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। लेकिन मेरी नजर सामने वाली गली में नए खुले एक गिरवी की दुकान पर टिकी थी। वो दुकान अच्छी जगह पर थी। पहले वहां तेल नमक सॉस बेचने वाली एक किराने की दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब मालिक बदल गया था। दो अनजान मोटे तगड़े आदमी दरवाजे पर बैठे थे, चेहरे पर पूरी बदमाशी। ये दुकान कब खुली? चाय वाले बूढ़े ने मेरी नजर के इशारे पर देखा, आवाज धीमी करके बोला, परसों ही खुली है। सुना है हानवू साहब के किसी दूर के रिश्तेदार ने संभाली है। मैंने ठंडे लहजे में कहा, हान लाओवू का हाथ तो काफी लंबा निकला। मैं चाय के ठेले पर थोड़ी देर बैठा रहा। अभी उठने ही वाला था कि बगल में खड़े अंधे ने चिताया, बड़े भाई ली देहाई आ रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वो ली देहाई गली के छोर से इतराता हुआ चला आ रहा था। आज उसने एकदम नया रेशमी रुई का कोट पहन रखा था, लगता है अभी अभी खरीदा हो। उसके दोनों हाथ पीठ पीछे बंधे थे, हर कदम पर लड़खड़ाता। वो जानबूझकर फैलाई गई चाल किसी नाटक के मंच पर नशे में धुत विदूषक जैसी लग रही थी। नया कोट भी उसके अंदर की छिछोरी अकड़ को छिपा नहीं पा रहा था। कोई हैरानी की बात भी नहीं थी। आखिर उसके बेटे ली त्यानरुई की किस्मत ऐसी चमकी थी कि किंघे मेन जैसे जियांगू संप्रदाय ने उसे अपने में शामिल कर लिया था। ये बाप बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। कमर भी अकड़ी हुई थी। ली देहाई इस गली का मुखिया था। एक मोहल्ले के करीब 100 घरों के छोटे मोटे मामले संभालता था। दालियांग राजवंश का सबसे निचला दर्जे का एक छोटा सा अधिकारी। पहले के समय में ये बुढ़ा मुझे देखते ही भले ही दिल से न माने, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाकर इज्जत से लू साहब पुकारता था। लेकिन आज वो अचानक ताकतवर बने कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहा था। उसके तेल से चमकते चेहरे की हर सिलवट में घमंड झलक रहा था। ली देहाई जानबूझकर चाय के ठेले के सामने खड़ा हो गया, अपनी आवाज ऊंची करते हुए ताकि आधी गली तक सुनाई दे। अरे ये तो लू साहब हैं, चोट अच्छी तरह ठीक हो गई। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। ली देहाई अपने होंठ छटकाता हुआ सिर हिलाते हुए बोला, उस दिन मेरे बेटे की सीनियर बहन ने थोड़ा सा हाथ क्या उठाया, तुम घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगे थे। हाय राम, मैं तो सोच ही रहा था क्या ये वही यांगक्वान गली वाले लू साहब हैं जो अकड़ते हुए चलते थे। आज इतने बेचारे कैसे बन गए। उसकी ये बातें बड़ी तंज भरी थीं। हर शब्द जानबूझकर मेरी दुखती रग पर वार कर रहा था। मैंने ये सुनकर गुस्सा होने की बजाय हंसकर कहा, मैं बचपन से ही अनाथ रहा हूँ, गली की कीचड़ में लौटते पोटते बड़ा हुआ हूँ। कौन सी ताने गाली नहीं सुनी, कौन सी बेइज्जती नहीं झेली। ये कुछ तंज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उठकर ली देहाई की तरफ हल्का सा हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम्हारे बेटे का किंघे मेन में शामिल होना बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो। ली देहाई मेरी इस अजीब बधाई से थोड़ा चौंक गया, फिर और भी घमंड से भर गया। उसे लगा कि मैंने पूरी तरह हार मान ली है, सबके सामने अपनी हार कबूल कर ली है। जब मैं और अंधा चाय के ठेले से दूर निकल गए तो ली देहाई इतराते हुए आसपास के दुकानदारों से बोलने लगा, देखा ना, अब मेरा बेटा किंघे मेन का शिष्य है। ये लू चेन चाहे कितना भी अकड़े, मुझे देखते ही झुकना पड़ेगा, इज्जत से पेश आना पड़ेगा। आसपास खड़े दुकानदारों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गली में मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वालों के लिए सबसे जरूरी बात यही होती है कि जुबान संभाल कर रखो। एक फालतू बात भी मुसीबत बुला सकती है। इसके अलावा ली देहाई तो सिर्फ 2 साल पहले ही यहाँ आकर बसा था। उसने कभी नहीं देखा था कि मैंने अपना इलाका हथियाने के लिए शुरुआत में कितने क्रूर तरीके अपनाए थे, कितने लोगों को मारा था। ली देहाई को जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बेस्वाद महसूस करते हुए मुंह बनाकर सिर ऊंचा किए हुए वहां से चला गया। मैं और अंधा साउथ सिटी से चलते चलते ईस्ट सिटी पहुंच गए। ईस्ट सिटी में ज्यादातर अमीर लोग रहते थे। वहां की नीली पत्थर की सड़कें चौड़ी और सपाट बिछी हुई थीं, इतनी चौड़ी कि 4 घोड़ा गाड़ियां साथ साथ दौड़ सकें। दोनों तरफ ऊंची दीवारों वाली हवेलियां एक के बाद एक खड़ी थीं। बड़े भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? अंधे की अकेली आंख में उलझन झलक रही थी। बस ऐसे ही घूम रहे हैं, मैंने अस्पष्ट सा जवाब दिया। दोनों गलियों में थोड़ी देर घूमते रहे और आखिरकार एक मार्शल आर्ट्स स्कूल के सामने आकर रुक गए। दरवाजे की तख्ती पर बड़े अक्षरों में लिखा था, फेंग परिवार बॉक्सिंग। मार्शल आर्ट्स स्कूल का बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर 7-8 नंगे बदन मजबूत कद काठी वाले आदमी अभ्यास कर रहे थे। उनके शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थीं। कांसे जैसी चमकती त्वचा पर पसीना तेल की तरह चमक रहा था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला एक चेहरे पर कटे के निशान वाला आदमी था। उसके दोनों हाथों में एक एक पत्थर का ताला था। हर एक का वजन कम से कम 100 जिन से ज्यादा होगा। हर बार जोर लगाने पर उसकी बाहों की नसें केंचुए की तरह उभर आती, गले से बार बार धीमी दहाड़ निकलती। एक और दुबला पतला लंबा आदमी लकड़ी के पुतले पर अभ्यास कर रहा था। उसके हाथ पैर तेज और बेरहम थे। लकड़ी के पुतले पर पहले से ही दरारें पड़ चुकी थीं। ऊपर गहरे लाल रंग का खून भी लगा हुआ था। बड़े भाई, ये फेंक परिवार की बॉक्सिंग तो बड़ी खतरनाक है।
अंधे ने धीमी आवाज में कहा। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा। तभी अंदर से एक मजबूत कपड़े पहने आदमी बाहर आया। कमर पर लाल पट्टा बंधा था। हमारी तरफ चिल्लाकर बोला, बॉक्सिंग सीखनी है तो एडमिशन फीस 2 तोला चांदी, हर महीने 800 वेन फीस। मैं कुछ नहीं बोला, पलटकर वहां से चला गया। आजकल जमाना अशांत था। मार्शल आर्ट्स का बड़ा बोलबाला था। वेनान काउंटी के सारे मार्शल आर्ट्स स्कूल ईस्ट सिटी में ही जमा थे। यहाँ अमीरों के बच्चे ज्यादा रहते थे। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स सीखने वाले, रुतबा दिखाने वाले भी काफी थे। मैं और अंधा और कुछ गलियां घूमे। एक ऐसा मार्शल आर्ट्स स्कूल मिला जहां सिर्फ डंडे की कला सिखाई जाती थी। आंगन में कुछ आदमी लाठियां भांज रहे थे। लाठी की साए साए आवाज से जमीन की धूल उड़ रही थी। दोनों दरवाजे पर थोड़ी देर खड़े रहे। कुछ देर देखने के बाद पलटकर चले गए। इसी तरह चलते देखते कुल 7-8 मार्शल आर्ट्स स्कूल घूम डाले। कोई तलवारबाजी सिखाता, कोई कठोर कुंग-फू का अभ्यास कराता। फीस हर जगह पहले से ज्यादा भारी थी। मेरे पीछे पीछे आधे दिन से चल रहे अंधे को अब कुछ समझ आने लगा। बड़े भाई, आप मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हैं? अंधे ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन मार्शल आर्ट्स सीखना तो बहुत खर्चीला काम है। पहले कमाई का कोई जरिया ढूंढना ठीक रहेगा, नहीं तो इस महीने के आखिर तक तो भाइयों को भूखा ही रहना पड़ेगा। फिक्र मत करो, कमाई का रास्ता मेरे दिमाग में है, मैंने पूरे भरोसे से कहा। कौन सा रास्ता? वापस चलकर बताता हूँ। दोनों एक सुनसान गली में मुड़े। गली के अंदर एक मार्शल आर्ट्स स्कूल था। दिखने में उतना भव्य नहीं था, नीली ईंटें और स्लेटी टाइलें, लेकिन एक अलग ही शांति थी। काले लकड़ी की एक तख्ती ऊंचाई पर टंगी थी, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में 4 बड़े शब्द खुदे थे, मेहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल। जैसे ही मेरी नजर उस तख्ती पर पड़ी, मेरी आंखों के सामने अचानक एक छोटी सी लाइन उभर आई। मिशन, मेहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल हो जाओ। इनाम में अनलॉक होगा बर्फ में मेहुआ कार्ड पूल। आखिरकार मिल गया। मेरा दिल खुशी से भर गया। जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड में शुरुआत में सिर्फ एक बेसिक कार्ड पूल होता है। खिलाड़ी को जियांगहू के किसी संप्रदाय, गैंग या मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होना पड़ता है, या फिर कोई खास मौका मिलता है, तभी मिशन पूरा करके नया कार्ड पूल अनलॉक होता है। पहले जो मार्शल आर्ट्स स्कूल घूमे थे, चाहे फेंक परिवार बॉक्सिंग हो या डंडे वाला स्कूल, वो सब सिर्फ मामूली बाहरी कुंग-फू सिखाते थे, इसलिए वहां कोई कार्ड पूल अनलॉक नहीं हो सकता था। लेकिन ये मेहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल साफ तौर पर किसी असली मार्शल आर्ट्स की विरासत को संभाले हुए था, इसीलिए यहाँ मिशन ट्रिगर हुआ। मैं आगे बढ़ा और हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। 20 साल के आसपास का एक नौकर जैसा दिखने वाला जवान अंदर से झांका। क्या बात है? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। मार्शल आर्ट्स सीखने की फीस कितनी है? उस जवान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, सपाट लहजे में बोला, 10 तोला चांदी एडमिशन फीस, हर महीने 1 तोला चांदी फीस। सीखना है तो कल सुबह पैसे लेकर आना। ये कहते ही बिना मेरे जवाब का इंतजार किए लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। थोड़ी सी धूल झड़ गई। मैं वहीं खड़ा भौहें सिकोड़ते हुए सोचने लगा, 10 तोला चांदी की एडमिशन फीस, हर महीने 1 तोला चांदी की फीस अलग से, ये कोई छोटी रकम नहीं है। मेरी पूरी जमा पूंजी बस 30 तोला है, इसमें से 1/3 तो यहीं खर्च हो जाएगी। अंधे ने पास आकर कहा, अरे ये तो बड़ी लूट है, पहले वाले सारे स्कूलों को मिलाकर भी इतनी महंगी फीस नहीं थी। मैंने सिर हिलाया। चलो वापस चलते हैं। जब तक हम दोनों वापस साउथ सिटी की यांगक्वान गली पहुंचे, दोपहर हो चुकी थी। मैं गली के कोने में एक तिल की रोटी के ठेले पर रुका। 8 तांबे के सिक्के निकालकर ताजी सिकी 4 तिल की रोटियां खरीदी, फिर 2 सिक्के और जोड़कर 2 कटोरे भेड़ के शोरबे का भी ले लिया। पेट भरकर हम वापस यांगफेन गली लौटे। अंधा सीधा आंगन के कोने में बने नीचे कमरे की तरफ गया। वहां से काले कोयले का एक टुकड़ा उठाकर लाया, कमरे में आग जलाई ताकि कमरा गर्म हो जाए। मैंने अंधे से कहा, सारे भाइयों को बुला लाओ। करीब 1 घंटे बाद सारे भाई आ गए। 7-8 आदमी कमरे में ठसाठस भर गए। मैंने एक टिन का बर्तन उठाया, कड़वी चाय की पत्तियां मसल कर डाली, पानी भरकर आग पर खूब गर्म किया। मैंने गर्म बर्तन उठाकर हर भाई को 1-1 कटोरा चाय दी ताकि शरीर गर्म हो जाए। फिर बोलना शुरू किया, भाइयों, मैंने पिछले कुछ दिनों से कमाई का एक नया रास्ता सोचा है। इसका नाम है लॉटरी। अंधे का चेहरा हैरानी से भर गया। शुआनहू ने सिर खुजलाया। बाकी भाई भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये शब्द तो नया नया सा लग रहा है। ये लॉटरी है क्या? हम 80 आम अक्षर चुनेंगे, जैसे स्वर्ग, धरती, रहस्य, पीला जैसे शब्द। लोग एक सिक्का देकर कोई भी एक अक्षर चुनकर दांव लगाएंगे। उसी दिन दोपहर बाद अक्षर सार्वजनिक रूप से निकाला जाएगा। जिसका अक्षर सही निकला उसे 30 सिक्के इनाम मिलेगा। मैंने साफ साफ शब्दों में समझाया। कमरे में तुरंत हैरानी की सांसें भरने लगीं। शुआनहू की आंखें फैल गईं। 1 सिक्का और मैं 30 दूं? बड़े भाई, क्या ये फायदे का सौदा है? मैंने चाय का कटोरा उठाकर एक घूंट लिया। आंखों में चमक आई। 80 अक्षरों में से सिर्फ 1 निकलेगा। जीतने का मौका है 80 में 1। अगर 100 लोग खेलें तो अनुमान के हिसाब से ज्यादा 1-2 लोग ही जीतेंगे। शुआनहू की भौहें और सिकुड़ गईं।
100 लोगों से 100 सिक्के मिले, अगर सिर्फ 2 जीते भी तो 60 सिक्के इनाम में देने पड़ेंगे। पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 40 सिक्कों का फायदा होगा। इतनी मेहनत में तो बेहतर है ईस्ट सिटी के अमीरों के घर काम करके ज्यादा कमाया जाए। अंधे ने शुआनहू की तरफ देखा। तुम्हारी सोच बड़ी छोटी है, साउथ सिटी में कई हजार गरीब लोग रहते हैं। एक सिक्के में 30 सिक्के जीतने का मौका किसे नहीं लुभाएगा। अगर 1000 लोग खेलें तो 1000 सिक्के आएंगे। अनुमान के हिसाब से ज्यादा 12-13 लोग जीतेंगे। 400 सिक्के से कम इनाम में जाएंगे। 600 सिक्कों का सीधा फायदा होगा। अगर 5000 लोग खेलें तो सीधे 3000 सिक्कों का फायदा होगा। मैं मुस्कुराया। अंधे की इस बात ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी थी। एक सिक्के की शुरुआती रकम सब्जी बेचने वाला भी दे सकता है, मजदूरी करने वाला भी खर्च कर सकता है, यहाँ तक कि भिखारी भी मजे के लिए शामिल हो सकता है। जब लोग उमड़ेंगे तो कमाई अपने आप बढ़ जाएगी और हम आधे आधे घंटे में एक बार ड्रॉ भी निकाल सकते हैं। जितनी बार ड्रॉ होगा लोगों का उत्साह उतना ही बढ़ता रहेगा। इस हिसाब से एक दिन में 7-8 बार ड्रॉ हो सकता है और कमाई भी उलट पुलट कर बढ़ती चली जाएगी। शुआनहू ये सुनकर चौंक गया, फिर अचानक समझ आ गया। उसका काला चेहरा हंसी से खिल उठा। वाह, इस हिसाब से तो एक दिन में दूसरों के 7-8 दिन जितनी कमाई हो जाएगी। एर्गो तुझी और बाकी सब भी उत्साहित हो गए। कमरे में सबकी आवाजें गूंजने लगीं। मैंने चाय का कटोरा मेज पर रखा, उत्साह से भरे भाइयों पर नजर घुमाई, जोर से बोला, इस धंधे के चलने की सबसे बड़ी बात है भीड़ जुटना। दोपहर को शुआनहू लाल कपड़ा लेने और अक्षर लिखने गया। तुझी लोगों तक खबर फैलाने निकल पड़ा। कल शुरुआत होगी, पहले 3 दिन में खुद बैठूंगा, देखेंगे कि ये लॉटरी यांगक्वान गली में जड़ जमा पाती है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह यांगक्वान गली पर ठंडी धूसर रोशनी फैली हुई थी। गली के दोनों तरफ की दुकानों के दरवाजे अभी बंद थे। मैं गली के बीचों बीच पूरा इंतजाम करके बैठ चुका था। शुआनहू का लाया हुआ लंबा लाल कपड़ा हवा में लहराता हुआ एक मिट्टी की दीवार पर टंगा था। लाल कपड़े पर स्याही से 80 अक्षर लिखे थे, हर अक्षर कटोरी जितना बड़ा। तुझी न जाने कहां से एक टूटा हुआ ढोल ले आया, जोर जोर से पीटते हुए कर्कश आवाज में गा गा कर आवाज लगाने लगा। एक सिक्के में 30 सिक्के जीतो, ड्रॉ देखो सच्चाई। ठंडी सुबह की गली में धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। जल्दी निकलने वाले, छोटी मोटी दुकानदारी करने वाले सब घूमकर देखने लगे, लाल कपड़े की तरफ इशारा करते हुए। एक सिक्के में 30 सिक्के, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? लगता है कोई जियांगहू का ठग नया पैंतरा लेकर आया है, जरूर कोई पैसों का भूखा कमीना होगा। इधर उधर से हंसी और बातें उठने लगी, लेकिन जब सबने लाल कपड़े के पीछे बैठे मुझे देखा तो जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, अचानक सब चुप हो गए। सिर्फ इसलिए कि इस यांगक्वान गली में मैं भले ही एक गुंडा था, लेकिन काम करने का मेरा अपना उसूल था। मेरे इसी नाम की वजह से ये बात कुछ हद तक सच लगने लगी। पिछले साल पतझड़ के मौसम में बाहर से आए कुछ गुंडों ने बूढ़े सुन के वॉन्टन ठेले पर वॉन्टन खाया और पैसे देने से मुकर गए। बूढ़े सुन ने आगे बढ़कर बहस की तो उन्होंने उल्टा वॉन्टन को गंदा बताते हुए, हाथापाई करते हुए पूरा ठेला तोड़ डाला। शोरबे का बर्तन, मेज, कुर्सियां सब टूट गईं। मैं अपने आदमियों को लेकर 3 गलियों तक उनका पीछा करते हुए गया। न सिर्फ उस गैंग को घुटनों पर लाकर पिटाई की, बल्कि उनसे ठेले का नुकसान भी भरवाया। साथ ही बूढ़े सुन को हुए सदमे का हर्जाना भी वसूला। ये एहसान बूढ़ा सुन आज तक याद रखे हुए था। अभी जब लोग बड़बड़ा रहे थे तो बूढ़े सुन ने कांपते हाथों से अपने कपड़ों में टटोलकर एक चमकता हुआ तांबे का सिक्का निकाला, खनखनाहट के साथ बक्से में डाल दिया। वो जोर से बोला, क्या देख रहे हो? लू साहब का अड्डा भला नकली हो सकता है? ये कहकर बूढ़े सुन ने अपनी मोटी काली उंगली से बिछे हुए लाल कपड़े पर टेढ़ा मेढ़ा सुन अक्षर छुआ। कुछ और छोटे दुकानदार भी, जिन पर मैंने पहले मेहरबानी की थी, आजमाने की नीयत से एक एक सिक्का निकाल लाए। खन खन की आवाजों के साथ कई सिक्के लकड़ी के बक्से में गिरने लगे। जैसे ही 4 बज गए, मेरे इशारे पर अंधे ने काला कपड़ा आंखों पर बांधा, अपने सूखे हाथ से कागज के टुकड़ों के ढेर में टटोला, उसमें से एक लाल कागज का टुकड़ा निकाला, धीरे धीरे खोला। उस पर ठीक वैसा ही सुन अक्षर लिखा था। मैं जीत गया। बूढ़ा सुन एकदम कांप उठा, जैसे किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया हो। मुंह खुला रह गया। काफी देर बाद जाकर उसके मुंह से आधा अधूरा वाक्य निकला, ये तो सच में मेरे हाथ लग गया। मैं आगे बढ़ा और अपने हाथों से 30 सिक्के एक एक करके गिनकर उसे थमा दिए। पैसे ज्यादा नहीं हैं। बूढ़े सुन के दोनों हाथ मुश्किल से उन सिक्कों को समा पाए। वो उन 30 सिक्कों को थामे हुए था। उसका खुला मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वो तो बस लू साहब का साथ देने, उनका मान रखने आया था। किसे पता था कि ये छोटी सी नेकी उसके लिए ऐसी अनजानी किस्मत ले आएगी। आसपास तमाशा देख रहे लोगों में तुरंत हलचल मच गई। दूसरे ड्रॉ से पहले गली के आखिरी छोर पर भाप वाली रोटियां बेचने वाली औरत तेल से सने सिक्के मुट्ठी में भींचे धक्का मुक्की करते हुए आगे आ गई। शहर में लकड़ी बेचने आया एक बूढ़ा भी 3 सिक्के गिनकर अपने पोते के हाथ में थमा दिए, ताकि वो एक दांव लगा सके। यहाँ तक कि गली के बीचों बीच वाली रेशम की दुकान का मालिक, जो कभी ऐसे झमेलों में नहीं पड़ता था, उसने भी अपने नौकर को चुपचाप कुछ सिक्के भेजकर धीमे से धन अक्षर पर दांव लगवा दिया। लकड़ी के बक्से में सिक्कों का ढेर लग गया, लगभग बाहर छलकने ही वाला था। अंधा अभी काला कपड़ा बांधने ही वाला था कि एक चेहरे पर दाने वाला बदमाश अचानक चिल्लाया, रुको, इस बार तो सबके सामने ही निकालना होगा।
मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा, पहचान गया कि ये हान लाओवू का ही कोई गुर्गा है। मैंने अंधे की तरफ हल्का सा सिर हिलाया, अंधा समझ गया। उसने काला कपड़ा जमीन पर फेंक दिया और 80 अक्षरों के सारे कार्ड मेज पर पूरी तरह फैला दिए। उसके सूखे हाथ ने 3 बार सबको अच्छी तरह मिलाया, फिर आंखें बंद करके बिना देखे एक कार्ड उठाया। फू अक्षर निकला है। वो गाड़ी खींचने वाला मजदूर भीड़ से उछलकर बाहर आ गया। उसके काले चेहरे पर सफेद दांतों वाली हंसी फैल गई। हंसते हंसते चेहरे की सिलवटें और गहरी हो गईं। उसने मेरे दिए हुए 30 सिक्के दोनों हाथों से लिए हथेली में रखकर बार बार गिनने लगा। 30 सिक्के, ये तो वो रकम है जो ठंडी हवा में दौड़ते हुए पूरा दिन गाड़ी खींचकर भी शायद ही कमा पाए। आसपास खड़े दूसरे मजदूरों की आंखों में लालच चमकने लगा। कुछ देर पहले तक हिचकिचाते हुए सिक्के पकड़े कुछ आदमी अब होड़ लगाकर अपने सिक्के लकड़ी के बक्से में फेंकने लगे। मैं ये सब देख रहा था, लेकिन मेरी आंखों में एक चेतावनी की चमक भी थी। हान लाओवू के आदमी जब आ ही गए हैं तो ये धंधा ज्यादा दिन शांति से नहीं चलेगा। दिन चढ़ता गया। यांगक्वान गली इतनी रौनक भरी पहले कभी नहीं थी। रात को मेरे कमरे में तेल के दिए की रोशनी तेज कर दी गई थी। बीच वाली मेज पर तेल से चमकते 2 भुने हुए मुर्गे, कई टोकरियां मीट के बावजी और एक सेर सफेद शराब रखी थी। गोश्त और शराब की गहरी खुशबू ने फिलहाल कमरे की हमेशा वाली सीलन की बदबू को दबा दिया था। सारे भाई मेज के चारों तरफ बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर लाली छाई थी। मीट खाते पीते दिन भर की लॉटरी के धंधे की धूम पर चर्चा कर रहे थे। अंधा अकेला चारपाई पर बैठा आज की कमाई के सिक्के एक एक करके गिन रहा था। जब आखिरकार गिनती पूरी हुई, उसने सिर उठाया। गला थोड़ा सूखा हुआ था। बड़े भाई, हिसाब हो गया। इनाम में जो गया उसे निकालकर इतना बचा है। उसने 2 उंगलियां दिखाई, फिर 8 का इशारा किया। 2 तोला 8 माशा चांदी। शुआनहू हैरानी से चिल्लाया। हाथ में पकड़ा बावजी लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये पैसा कमाया तो जरूर था, लेकिन खतरनाक भी था। मैंने शराब का कटोरा नीचे रखा, आवाज गंभीर करते हुए बोला, हान लाओवू के आदमी आज ही सामने आ गए हैं। ये धंधा हम कर तो सकते हैं, लेकिन दूसरों की आंखों में भी चुभेगा। इस धंधे में घुसना बहुत आसान है। कोई भी 2 बार देखकर सीख सकता है। अंधे ने बात आगे बढ़ाई। बड़े भाई सही कह रहे हैं। आज इतना हंगामा हुआ है, शायद आधी साउथ सिटी को पता चल चुका होगा। हो सकता है कल कोई और भी लाल कपड़ा टांगकर यही लॉटरी का धंधा शुरू कर दे। मैं अचानक उठकर खड़ा हो गया। इसीलिए हमें जब तक ये अकेला धंधा हमारे पास है, तभी इसकी जड़ें गहरी जमानी है और जितना हो सके पैसा कमा लेना है। कल से दिन में 30 बार ड्रॉ निकालेंगे। शुआन हूं, तुम कुछ और लकड़ी के बक्से तैयार करवाओ। दूसरे दिन लॉटरी का धंधा और भी जोरों पर चला। मैंने उस रात दुकान समेटकर हिसाब किया तो साफ 4 तोला चांदी से ज्यादा की कमाई हुई। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। तीसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही मैंने अपना ठेला लगाया, देखा कि थोड़ी दूर गली के मोड़ पर भी वैसा ही जमावड़ा लग गया था। इसका सरगना एक दुबला पतला लंबा आदमी था। वो कोई और नहीं, गौनी वाली गली का हान लाओवू ही था। ये आदमी साउथ सिटी का मशहूर बदमाश था। सूदखोरी का गंदा धंधा करता था। ब्याज पर ब्याज लगाकर वो कर्ज वसूलता, जिसने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया था। पहले ही मेरा इलाका हड़प चुका था, फिर भी उसका मन नहीं भरा था। अब जब उसने देखा कि इस लॉटरी के धंधे में मलाई है, तो सीधा अपने गुंडों के झुंड को लेकर बेशर्मी से हिस्सा बांटने आ धमका। दोनों गुटों के आदमी आधी गली के फासले पर आमने सामने डट गए। शुआनहू गुस्से में उबल पड़ा। माथे की नसें तन गईं। हरामी, इलाका छीना, हमारी कमाई रोकी, अब इस नए धंधे में भी टांग अड़ा रहा है। हमें मिट्टी का बना समझ रखा है क्या? ये कहते हुए शुआनहू ने चाकू निकाल लिया। आगे बढ़ने ही वाला था। अंधे ने अपने सूखे हाथ से जल्दी से शुआनहू का कंधा पकड़ लिया। मेरी तरफ देखते हुए बोला, बड़े भाई, अभी गली में इतने लोग हैं, बेहतर होगा पहले पीछे हटा जाए। मुझे पता लगाने दो कि वो आज रात किस रखेल के घर रुकता है। अंधेरी रात में उसे नियम सिखाने के 1000 तरीके होंगे। मैंने हान लाओवू के इस अकड़ भरे जमावड़े पर नजर घुमाई। ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, जल्दी किस बात की? पहले इस बूढ़े कुत्ते को थोड़ा सबक सीखने दो। लेकिन हमारा धंधा, ये लॉटरी वाला काम, कोई अनोखा हुनर नहीं है। कुछ ही दिनों में पूरे काउंटी में लाल कपड़े के ठेले लग जाएंगे। अभी इसके लिए जान की बाजी लगाना, भाइयों को खोना इसके लायक नहीं है। अंधा तुरंत समझ गया, बड़े भाई सही कह रहे हैं। हमारी साख भी उस हान लाओवू से कहीं ज्यादा साफ है। हमारा धंधा उससे बेहतर ही चलेगा। सच में हान लाओवू का ठेला भले ही ढोल नगाड़े पीट पीट कर शोर मचा रहा था, लेकिन आते जाते गरीब भाई लोग उससे ऐसे बचकर निकलते जैसे किसी बीमारी से बच रहे हों। कौन नहीं जानता था कि ये हान लाओवू साउथ सिटी का दादा है। ऐसा इंसान खा जाने वाला, हड्डी ना छोड़ने वाला आदमी, उससे भला कौन पंगा ले? कभी कभार कोई आगे बढ़कर दांव लगाता भी तो वो भी टेढ़ी टोपी पहने, तिरछी नजरों वाले आवारा गुंडे ही होते। बिल्कुल वही पुरानी कहावत सच हो रही थी। कछुआ हरी दाल देखकर आंख मिला बैठा, सांप और चूहा एक ही बिल के।
वहीं मेरी तरफ बिल्कुल अलग नजारा था। वॉन्टन बेचने वाला बूढ़ा सुन जोर से आवाज लगाकर मदद कर रहा था। अगर लॉटरी खेलनी है तो लू साहब का ठेला ही सही है, नियम साफ हैं, हारने पर भी पैसे खुशी से देते हैं। पिछली बार जीतने वाले कुछ मजदूर और दुकानदार भी खुद ब खुद मेरे जीते जागते विज्ञापन बन गए थे। कोई कल 30 सिक्के मुफ्त में जीतने की बात बता रहा था, तो कोई मेरे सही तरीके से काम करने, गरीबों को न ठगने की तारीफ कर रहा था। लोग मेरे ठेले के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए, धक्का मुक्की करते हुए लकड़ी के बक्से में सिक्के डाल रहे थे। खन खन की मीठी आवाज लगातार गूंजती रही। हान लाओवू दूर से मेरे ठेले पर लगी भीड़ को देखता रहा। गुस्से से उसके दांत पीसने लगे, उसकी मुट्ठियां कस गईं, चरचराने लगीं। कई बार उसका मन हुआ कि दौड़कर मेरा ठेला उलट दे, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाई, शुआन हूं के आदमियों की कमर में चमकते चाकू देख लिए, सिर तक चढ़ा गुस्सा फौरन ठंडा पड़ गया। हान लाओवू इतने सालों से इस धंधे में था, उसकी एक आंख से ही पहचान हो जाती थी कि किसे दबाया जा सकता है और किससे बचना चाहिए। ये बात वो अच्छी तरह समझता था। उसने मेरा इलाका छीना था, वो गांठ पहले से ही बंधी हुई थी। उसे यकीन था कि मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। अगर अभी वो मेरा ठेला भी उलट देता तो ये मामूली झगड़ा नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा खून का बदला बन जाता जो कभी खत्म ना हो। ठेला उलटना सीधा सीधा बेइज्जती करना होता। इस इज्जत को अहमियत देने वाली जियांगू दुनिया में इसका मतलब होता आखिरी उम्मीद का रास्ता भी बंद कर देना। इसलिए ये काम सीधे तरीके से नहीं हो सकता था, चालाकी से करना पड़ता। हान लाओ ने आंखें सिकोड़ लीं। दोपहर ढलते ही उसने अचानक जोर से चिल्लाकर ऐलान किया, आज इनाम दोगुना, सही अक्षर पर 100 सिक्के मिलेंगे। ये दांव सच में खतरनाक था। 100 सिक्कों का इनाम किसी चुंबक की तरह तुरंत ही कई लालची लोगों को खींच ले गया। यहां तक कि मेरे ठेले के कुछ पुराने ग्राहक भी झांकने लगे। शुआन हूं घबराकर हाथ मलने लगा। बड़े भाई, क्या हमें भी दाम बढ़ा देना चाहिए? मैं धीरे धीरे सिक्के गिनता रहा, उसे भड़कने दिया। 100 सिक्कों का इनाम अगर एक भी जीत गया तो नुकसान होगा। हम आराम से स्थिर तरीके से लंबे समय तक कमाएंगे। पूरी दोपहर हान लाओवू के ठेले पर काफी भीड़ जमा रही। अच्छी खासी रौनक थी, लेकिन फायदा हुआ या नुकसान ये तो सिर्फ हान लाओवू को ही पता था। रात को सिक्के बांटने के बाद मैंने उठने ही वाले अंधे को रोका। कल मैं मेहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने जा रहा हूँ, ठेले का ध्यान तुम रखना। हान लाओवू का इंसान बड़ा ही जहरीले तरीके से काम करता है, तुम खास तौर पर सावधान रहना, कहीं वो कोई चाल न चले, और खासकर गंदी हरकत से बचना। समझ गया बड़े भाई, फिक्र मत करो, मैं शुआन हूँ और भाइयों को ठेले के आसपास अच्छी तरह नजर रखने को कहूंगा। मैंने सिर हिलाया। ठेला तुम्हारे भरोसे है, मुझे तसल्ली है। एक बार मार्शल आर्ट्स स्कूल में जड़ें जमा लूं, फिर आराम से हान लाओवू से पूरा हिसाब चुकता करूंगा। अगले दिन मैं फिर से मेहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल के सामने खड़ा था। हाथ बढ़ाकर लकड़ी का दरवाजा खटखटाया, चरचराहट के साथ थोड़ा सा खुला। वही दाने वाला चेहरा लिए जवान बाहर आया। साहब पूरे हैं, पूरे हैं। मैंने अपनी पोटली खोली, अंदर 10 डोरियों में बंधे तांबे के सिक्के थे। उस जवान ने एक छोटा तराजू निकाला, एक डोरी उठाकर तौली, फिर बाकी डोरियां भी एक एक करके तौली। वजन पूरा होने की तसल्ली करने के बाद बगल हटते हुए बोला, अंदर आओ। मैंने दहलीज पार की। सामने एक साफ सुथरा चौकोर आंगन था। नीली ईंटें बिछी थीं, कमरे करीने से बने थे। आंगन में कुछ पुराने बेर के पेड़ों की टहनियां तिरछी फैली थीं। पूरा आंगन अजीब तरह से शांत था। मैं उस जवान के पीछे पीछे आंगन पार करता हुआ मुख्य कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर से गर्माहट का झोंका आया। कमरा बाहर से देखने में जितना लगता था उससे ज्यादा बड़ा था। बीचों बीच रखी तांबे की अंगीठी में चांदी जैसे कोयले खूब दहक रहे थे। गर्मी चारों तरफ फैली थी। खिड़की के पास एक नक्काशीदार रोजवुड की मुलायम चारपाई पर मोटी मखमली गद्दी बिछी थी। उस पर नीले रेशमी कंबल ओढ़े एक अधेड़ उम्र का आदमी तिरछा लेटा हुआ था। उसका चेहरा साफ सुथरा गोरा था। आंखें बंद किए बेसुरी सी धुन गुनगुना रहा था। उंगलियां चारपाई के किनारे हल्के हल्के थाप दे रही थीं। जवान ने झुककर सूचना दी, मालिक, एक नया आदमी आया है, मेहुआ स्कूल का। आंख नहीं झपकाई। दाखिले की फीस पूरी लाया है क्या? पूरी है। मेहुआ स्कूल के मालिक ने आलस से आंखें खोली। जब उसकी नजर मेरे पैबंद लगे पुराने रुई के कोट पर पड़ी तो उसकी आंखों में हल्की सी हिकारत झलक आई। कहाँ के हो? साउथ सिटी का। घर में क्या धंधा है? गली में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। मेहुआ स्कूल के मालिक ने मुंह बिचकाया। हर महीने की पहली तारीख फीस देना याद रखना। पैसा वक्त पर आता रहे तो जितना मर्जी स्कूल में रहो। ये कहकर उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। हाथ हिलाकर दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। मैं चुपचाप आंगन में वापस आ गया। दाने वाले चेहरे वाले जवान ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम लियू ची है, मैं इस स्कूल का नौकर हूँ। मालिक का नाम डेंग यान है। तुम उन्हें डेंग सर्रा बुला सकते हो। अभी जल्दी है, तुम यहीं इंतजार करो। जब बाकी शिष्य आ जाएंगे तब अभ्यास शुरू होगा। इतना कहकर लियू ची वो 10 डोरियां सिक्कों की लेकर चला गया। सुबह की रोशनी बेर के पेड़ों की टहनियों से छनकर नीली ईंटों की जमीन पर
पर धब्बेदार परछाइयां बना रही थीं। मैंने एक पत्थर की सीढ़ी पर बैठने की जगह ढूंढी, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने सुनहरे अक्षरों में एक लाइन उभर आई। मिशन पूरा हुआ, कार्ड पूल अनलॉक हुआ, बर्फ में मैं हुआ। मैंने जल्दी से ड्रॉ का पेज खोलकर देखा। जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड बेसिक कार्ड पूल, जियांगहू में एंट्री, सिंगल ड्रॉ 150 वेन, 10 ड्रॉ 1350 वेन। मार्शल आर्ट्स कार्ड पूल, बर्फ में मैं हुआ, सिंगल ड्रॉ 150 वेन, 10 ड्रॉ 1350 वेन। मुझे लगा जैसे मेरे सीने में गर्मी सी दौड़ गई, हंसी छूटते छूटते रुकी। आखिरकार मार्शल आर्ट्स कार्ड पूल अनलॉक हो गया। ठीक उसी वक्त मैंने देखा कि और भी कई शिष्य स्कूल के आंगन में दाखिल हो रहे थे। ये सारे लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। जब उनकी नजर सीढ़ी पर बैठे मुझ पर पड़ी, मुझे गंदा सा पुराना रुई का कोट पहने देखकर उन्होंने मुझे नया नौकर ही समझा, सीधी नजर से देखना भी जरूरी नहीं समझा। जब सारे शिष्य आ गए तब डेंग यान जम्हाई लेते हुए कमरे से बाहर निकला। गुरुजी प्रणाम। आंगन में मौजूद सारे शिष्यों ने एक सुर में अभिवादन किया। डेंग यान ने आलस से सिर हिलाया, आंगन के कोने में खड़े मुझ पर एक नजर डाली, फिर दरवाजे पर खड़े लियू ची की तरफ मुड़कर बोला, आज जो नया शिष्य आया है उसे सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद डेंग यान ने कुछ और बातें समझाईं, फिर पलटकर वापस कमरे में चला गया। लियू ची मेरे पास आया, मुझे कुछ भारी भरकम रेत की थैलियां थमाते हुए बोला, नए आए हो, इन्हें अपनी टांगों, बाहों और कमर पर बांध लो। मैंने चुपचाप वैसा ही किया। मोटे कपड़े से सिली थैलियां हाथ में लेते ही पता चल गया कि इनका वजन हल्का नहीं है। अंदर शायद असली लोहे की रेत भरी हुई थी। जब मैंने इन्हें शरीर पर बांधा तो लगा जैसे हाथ पैर अचानक बहुत भारी हो गए हों। आंगन में मौजूद बाकी शिष्य भी अभ्यस्त तरीके से अपनी टांगों पर रेत की थैलियां बांध चुके थे। घोड़े की तरह खड़े होने की मुद्रा में आ गए। मैंने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उन थैलियों का वजन कम से कम 10 किलो तो जरूर था। मैं अभी बैठा ही था कि मेरी दोनों टांगें कांपने लगीं। मुझे थोड़ी उलझन हुई। मैंने पूछा, लियूची भाई, ये घोड़े की मुद्रा में बैठना किस लिए है? क्या पहले मुक्केबाजी के दांव पेंच नहीं सिखाने चाहिए? लियूची भले ही एक नौकर था, लेकिन इतने सालों से स्कूल में रहते रहते उसे भी काफी कुछ समझ आ गया था। मेरा सवाल सच्चा देखकर उसने विस्तार से समझाया। मार्शल आर्ट्स सीखने वालों की दो बड़ी अवस्थाएं होती हैं। एक है बाहरी शक्ति, दूसरी है आंतरिक शक्ति। बाहरी शक्ति में हड्डी मांसपेशियां मजबूत की जाती हैं, ताकत बढ़ाने पर जोर होता है, जैसे लोहा पीट पीट कर मजबूत बनाता है, हजारों बार तपाकर, पीट पीट कर। आंतरिक शक्ति में एक सच्ची ऊर्जा को साधा जाता है, सांस लेने और छोड़ने की कला पर जोर होता है। बाहरी शक्ति जब गहराई तक पहुंच जाती है तो एक मुक्का ही पत्थर तोड़ सकता है। आंतरिक शक्ति सध जाए तो दूर से ही दुश्मन को घायल किया जा सकता है। लियूची ने मेरी रेत की थैलियां बंधी टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो घोड़े की मुद्रा है, ये बाहरी शक्ति की नींव है। अगर टांगें मजबूत हों तो ही ताकत लगाने का आधार बनता है। हमारे स्कूल में सुबह बुनियादी अभ्यास होता है, दोपहर में मुक्केबाजी सिखाई जाती है। लेकिन एक बार जब तुम मुक्केबाजी सीख जाओ तो चाहो तो सुबह मुक्केबाजी और दोपहर बुनियादी अभ्यास भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। दोपहर होते ही स्कूल में खाना नहीं मिलता। सारे शिष्य 2-2, 3-3 के झुंड में बाहर निकलने लगे। मैंने लियूची का हाथ पकड़ लिया। भाई, आज खाना मेरी तरफ से, चलो कुछ खाते हैं। लियूची थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, तो फिर मैं शर्माऊंगा नहीं। दोनों ईस्ट सिटी की सड़क पर चलते हुए एक सड़क किनारे नूडल की दुकान चुनी। मैंने अपनी पैसों की थैली निकाली, दुकान वाले से कहा, 2 कटोरे मसालेदार नूडल, साथ में एक तली हुई कलेजी, चिकन की अंतड़ियां और लहसुन में पकी हुई आंत भी दे देना, साथ में 200 ग्राम गर्म शराब भी। थोड़ी ही देर में सारी चीजें सामने आ गईं। भाप छोड़ते गरमागरम मसालेदार नूडल्स सामने रखे गए। लाल तेल वाले शोरबे में कीमा और हरा प्याज तैर रहा था। खुशबू चारों तरफ फैल गई। तली हुई कलेजी नरम थी, अंतड़ियां तीखी मसालेदार, और वो लहसुन में पकी आंत तो बिल्कुल नरम और स्वादिष्ट पकी हुई थी। लियूची ने एक बार में थूक निकला। अब ज्यादा शर्माया नहीं, हाथ में चॉपस्टिक उठाकर बड़े बड़े कौर लेने लगा। ये उसकी बदतमीजी नहीं थी, असल में उसके पेट में बहुत दिनों से चिकनाई की कमी थी। वो स्कूल में काम करता था, महीने भर में बस 2 माशा चांदी मिलती थी। बाहर खाने जाने की तो सोच भी नहीं सकता था। कुछ घूंट शराब और मांस पेट में जाते ही लियूची ने तेल भरा मुंह पोंछते हुए भावुक होकर कहा, भाई ने खर्चा कर डाला। स्कूल में बाकी लोग तो मुझे इस नौकर को देखते भी नहीं। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे खाने पर बुलाया है। मैंने कलेजी चबाते हुए कहा, जियांगहू में मिलना जुलना सब किस्मत की बात है। अरे, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। लियूची ने अपना शराब का प्याला उठाया। आओ, तुम्हारे नाम एक जाम। एक पूरा खाना पीना खत्म होते होते दोनों के बीच की झिझक काफी हद तक मिट गई। मार्शल आर्ट्स स्कूल वापस जाते रास्ते में लियूची की जुबान भी खुल गई।
गई। मालिक शिष्यों को देखकर ही सिखाते हैं। जिनके पास पैसा है उन्हें खुद हाथ पकड़कर सिखाते हैं, जिनके पास नहीं है उन्हें मुझे सौंप देते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, सिखाना मुझे भी अच्छे से आता है। मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। मैं यहाँ असल में मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए नहीं आया था। कौन सिखाता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कार्ड पूल अनलॉक होना जरूरी था। बातें करते करते दोनों वापस मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंच गए। लियूची ने अपना धूसर रंग का रुई का कोट उतारकर जमीन पर फेंका, मुद्रा बनाते हुए बोला, देखो अच्छे से। ये कहकर उसने आंगन में मेहुआ बॉक्सिंग के पहले 3 दांव दिखाने शुरू किए। ये मेहुआ बॉक्सिंग देखने में तो नरम सी लगती थी, लेकिन असल में हर दांव में गहरी चतुराई छिपी थी। मैं उसकी हर हरकत पर गौर करता रहा, मन ही मन सोचा, इस बॉक्सिंग में सच में कुछ खास बात है। लियूची ने अपनी मुद्रा खत्म करते हुए आवाज धीमी करके कहा, मेहुआ बॉक्सिंग में कुल 5 दांव हैं। पहले 3 बुनियादी हैं, कोई भी सीख सकता है। बाकी 2 दांव वही असली सार हैं। वो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा वाले चुने हुए शिष्यों को ही सिखाए जाते हैं, जिन्होंने गुरु दक्षिणा की रस्म निभाई हो। अच्छा, ये गुरु दक्षिणा की रस्म में कितनी चांदी लगती है? मैंने पूछा। पैसा तुम्हारी मर्जी पर है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन असली बात पैसे की नहीं है। असली बात यह है कि गुरु माता का सिर हिलाना जरूरी है। गुरु माता? मुझे हैरानी हुई। ये तो डेंगसर का फैसला होना चाहिए ना? लियूची ने चारों तरफ देखा, फिर पास आकर धीमी आवाज में बोला, मालिक तो घर जमाई हैं। ये मेहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल तो गुरु माता के पुरखों से चला आ रहा है। स्कूल के छोटे बड़े सारे मामले असल में गुरु माता ही तय करती हैं। मुझे तुरंत सब समझ में आ गया। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि डेंग यान का चेहरा इतना गोरा चिट्टा और आलसी सा था। सच में उसमें कोई मार्शल आर्टिस्ट वाली बात नहीं थी। तो मैंने आगे पूछा, तो फिर चुना हुआ शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आसान है, बाहरी शक्ति का माहिर बन जाओ। कैसे पता चलेगा कि बन गया? असली बाहरी शक्ति का माहिर, उसकी त्वचा पुराने बैल की खाल जैसी मजबूत हो जाती है। मामूली डंडे से मारो तो सफेद निशान पड़ जाता है। ताकत भी डरावनी हद तक बढ़ जाती है। पिछले साल एक शिष्य ने बाहरी शक्ति सिद्ध कर ली थी। एक मुक्के से नीली ईंट चूर चूर कर देता था, एक हाथ से 10 सेर का बोझ उठा लेता था। लियूची ने मेरा कंधा थपथपाया। साफ शब्दों में कहूं तो बस त्वचा मोटी और ताकत ज्यादा होनी चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी चमड़ी सख्त हो गई है, एक मुक्के में बैल भी मार सकते हो, तब समझ लेना बात बन गई। मैंने सोचते हुए सिर हिलाया। त्वचा मजबूत होना, ताकत बढ़ना, ये तो एकदम साफ बात है। उन रहस्यमयी अवस्थाओं से कहीं ज्यादा समझ आने वाली। इसके बाद मैंने वो तीनों मेहुआ बॉक्सिंग के दांव अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में हरकतें अकड़ी हुई और अनाड़ी थीं, लेकिन लियूची के मार्गदर्शन में धीरे धीरे बात समझ आने लगी। शाम ढलते ढलते आसमान अंधेरा होने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। बाहें और टांगें इतनी दर्द कर रही थीं कि उठाना मुश्किल हो रहा था। लियूची पीछे के आंगन से एक आधे आदमी जितनी ऊंची लकड़ी की गाड़ी धकेलते हुए लाया, जिसमें आधी बाल्टी गंदला मांस का शोरबा हिल रहा था। उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मेहुआ स्कूल की गुप्त दवा। लियूची ने एक कटोरा भरकर मुझे थमाते हुए कहा, यह नुस्खा गुरु माता के पुरखों से चला आ रहा है। अभ्यास के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने वो कटोरा भाप छोड़ती दबा लिया। तीखी बदबू नाक में घुसी। अंदर पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों के बारीक टुकड़े और नाखून जितने छोटे मांस के टुकड़े तैर रहे थे। मैंने सिर पीछे करके पूरा गटक लिया। एक गंदी सी कड़वाहट सीधे गले से नीचे उतरी। पेट में तुरंत गर्माहट की लहर दौड़ गई। ये गहरे भूरे रंग की गुप्त दवा हर शिष्य को अभ्यास के बाद मिलने वाला हिस्सा थी। मार्शल आर्ट्स की साधना 2 चीजों के बिना अधूरी है। एक है दांव पेंच लिखी हुई मार्शल आर्ट्स की किताबें, दूसरी है हड्डी मांस मजबूत करने वाली गुप्त दवाइयां। ये किताबें और दवाइयां ही किसी भी मार्शल आर्ट्स स्कूल की असली बुनियाद होती हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। दवा के बिना चाहे कितना भी बारीक दांव क्यों ना हो, पूरी ताकत नहीं दिखा पाता। बिना सही तकनीक के मार्गदर्शन के चाहे कितनी भी कीमती दवा क्यों ना हो, शरीर में बेकार बह जाती है। रात गहरी हो चली। मैंने दिया नहीं जलाया। अंधेरे में टटोलते हुए अलमारी हटाई। वो घड़ा निकाला जिसमें तांबे के सिक्के थे। मन में हल्का सा ख्याल आते ही जियांगहू शिवालरी रिकॉर्ड खोला। मार्शल आर्ट्स, मेहुआ बॉक्सिंग, अधूरी, थोड़ी बहुत जानकारी, 0.1%। मैंने देखा कि कैरेक्टर पेज के मार्शल आर्ट्स सेक्शन में आज सीखी हुई मेहुआ बॉक्सिंग जुड़ चुकी थी। वो अधूरी वाला शब्द शायद इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने पूरी मेहुआ बॉक्सिंग नहीं सीखी, सिर्फ पहले 3 दांव ही सीखे थे। और मेहुआ बॉक्सिंग के आगे लिखी वो छोटी लाइन, वो असल में मार्शल आर्ट्स का अनुभव मूल्य था, जिसे प्रवीणता भी कहा जाता है। लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी हुई कि पूरी दोपहर मेहनत से अभ्यास करने के बावजूद सिर्फ 0.1% अनुभव ही बढ़ा। मेरी बुनियादी काबिलियत सच में बहुत कमजोर थी। मैंने बर्फ में मेहुआ कार्ड पूल के नीचे 10 ड्रॉ बटन पर उंगली रखी। 1350 वेन खर्च हुए। ड्रॉ एनिमेशन खत्म होते ही मुझे 8 सफेद कार्ड और 2 हरे कार्ड मिले। जो 8 सफेद कार्ड मिले वो थे मेहुआ बॉक्सिंग का अनुभव और कुछ एट्रीब्यूट वैल्यूज। 2 हरे कार्ड थे क्यूई रक्त झेंगवू और एक मैग्नेटिक कार्ड।
बर्फीली मेहुआ शुद्धि। मेहुआ के माहौल में बाहरी शक्ति की साधना करने पर दक्षता में 10% की बढ़ोतरी होती है। मेहुआ की खुशबू के बीच रहने से रक्त संचार की गति में हल्की सी बढ़ोतरी होती है। मैग्नेटिक कार्ड मिलते ही मैग्नेटिक स्लॉट भी अनलॉक हो गया। एक मैग्नेटिक कार्ड लगाने का खाना मिला, साथ ही अलग अलग कार्ड्स रखने के लिए 10 थैली वाले खाने भी मिले। अरे ये गेम तो सच में बड़ा कंजूस है। अगर स्लॉट्स और थैली के खाने बढ़ाने हैं तो बेसिक कार्ड पूल जियांगो में एंट्री से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। बस पैसे खर्च करवाने की चाल है। मैंने बर्फीली मेहुआ शुद्धि मैग्नेटिक कार्ड फौरन लगा लिया और ड्रॉ करना जारी रखा। मैंने जो तांबे के सिक्के जोड़े थे वो 31 तोला से कुछ ज्यादा थे। पिछली बार 1500 वेन ड्रॉ में गए। मार्शल आर्ट्स स्कूल की एडमिशन फीस 10 तोला चांदी लगी। घड़े में अभी 20 तोला चांदी बची थी। मैंने दिल कड़ा करके घड़े में बची पूरी 20 तोला से ज्यादा चांदी बर्फ में मेहुआ कार्ड पूल में झोंक दी। लगातार ड्रॉ करता रहा। ज्यादातर सफेद हरे कार्ड ही निकले। हमेशा वाली ताकत, क्यूई रक्त, मार्शल आर्ट्स अनुभव जैसी विशेषताओं के अलावा 2 नई विशेषताएं भी जुड़ी, बाहुबल और रूप। साथ ही एक सफेद मैग्नेटिक कार्ड, सर्दी सहनशीलता। बाहुबल उच्च कोटि की मुक्केबाजी और हथेली की तकनीकों की मार्शल आर्ट्स सीखने की शुरुआती शर्त थी, और रूप असल में गेम में करिश्मा वैल्यू था। सुंदर दिखने वाले लोग बिना डराए ही रोब जमाते हैं। लड़ाई के वक्त खुद ब खुद एक धाक जमा लेते हैं। जियांगू में चलते फिरते भी पहले से ही थोड़ी अच्छी छाप छोड़ते हैं। रही बात उस सर्दी सहनशीलता मैग्नेटिक कार्ड की, वो सिर्फ सफेद क्वालिटी की थी, लेकिन असर सच में जबरदस्त था। बाहरी शक्ति चलाते वक्त कड़ाके की ठंड से बचाव करती है। इस बर्फीले उत्तरी इलाके में चलने फिरने के लिए ये मैग्नेटिक कार्ड बहुत काम आएगा। इस बार के ड्रॉ में सबसे अहम कमाई वो 2 बैंगनी कार्ड थे। एक था बुनियाद झेंगसान वाला एट्रीब्यूट कार्ड, मेरी बुनियाद 2 से बढ़कर 5 हो गई। दूसरा था मार्शल आर्ट्स कार्ड, बर्फ पर मेहुआ तलाशना। ये एक हल्की चाल ढाल की विद्या थी, सीखने की शर्त थी। बुनियाद 1, शरीर तकनीक 10, टांग तकनीक 10। मैंने देखा कि मेरी विशेषताएं सारी शर्तें पूरी कर रही थीं, तो तुरंत ही बर्फ पर मेहुआ तलाशना सीख लिया। ये हल्की चाल ढाल की विद्या भले ही बैंगनी कार्ड में दिखाई गई थी, लेकिन असल में ये एक निम्न स्तर की मार्शल आर्ट ही थी। कार्ड का रंग सिर्फ उसकी दुर्लभता दिखाता है, मार्शल आर्ट की असली गुणवत्ता नहीं। बैंगनी कार्ड्स में भी अच्छे बुरे का फर्क होता है। अगर उच्च स्तर की मार्शल आर्ट्स चाहिए तो ऊंचे दर्जे के कार्ड पूल से ड्रॉ करना पड़ेगा। 20 तोला चांदी में मैंने कुल 140 बार ड्रॉ किया। फिलहाल की स्थिति ये थी। विशेषताएं: ताकत 45, क्यूई रक्त 67, आंतरिक ऊर्जा 10, क्रिटिकल हिट 22, शरीर तकनीक 34, बुनियाद 5, किस्मत 1, बॉक्सिंग 15, टांग तकनीक 23, आंख शक्ति 16, बाहुबल 23, रूप 9। मार्शल आर्ट्स मेहुआ बॉक्सिंग अधूरी, थोड़ी बहुत जानकारी 46.1%। बर्फ पर मेहुआ तलाशना थोड़ी बहुत जानकारी 0%। मैंने अपने शरीर को हल्का सा हिलाया डुलाया। पूरे शरीर में चरचराहट की आवाज गूंजी, जैसे हर बूंद खून मांस जिंदा हो उठा हो। मैं अलमारी के पास गया। ये अलमारी जिसे हटाने के लिए पहले पूरी ताकत लगानी पड़ती थी, अब सिर्फ एक हाथ के जोर से ही आसानी से खिसक गई। सिर्फ विशेषताएं ही नहीं बढ़ी, बल्कि पूरा शरीर रात की तरह हल्का हो गया था, जैसे जरा सा जमीन पर पैर मारते ही हवा में उड़ सकता हूं। ये सब उस हल्की चाल ढाल बर्फ पर मेहुआ तलाशना की वजह से आया बदलाव था। मैंने नीचे झांककर खाली हो चुके मिट्टी के घड़े को देखा। इतने सालों की काट छांट, गली में दांत भींचकर कमाया गया खून पसीने का पैसा एक ही रात में उस अंतहीन कार्ड पूल में बहकर गायब हो गया। थोड़ा बहुत दिल दुखा, लेकिन इस जमाने में ताकतवर बनकर ही कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। अगले कुछ दिन मैं रोज सुबह अंधेरे में ही मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंच जाता, और शहर में लॉटरी के ठेले, जैसा मुझे पहले से अंदाजा था, बारिश के बाद उगी घास की तरह हर तरफ फैलने लगे। सिर्फ साउथ सिटी ही नहीं, ईस्ट सिटी की नीली पत्थर वाली सड़कों पर भी लाल कपड़े के ठेले लगने लगे। मेरे इस तरफ के लॉटरी ठेले का धंधा भी सच में काफी मंदा पड़ गया। अब जब हर गली में लाल कपड़े का ठेला लगा हो तो दिन भर में 1 तोला चांदी की कमाई भी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन शुआनहू, अंधा वगैरह इस बात को समझदारी से ले रहे थे। बिना जान जोखिम में डाले भी थोड़ी बहुत स्थिर कमाई तो हो ही रही थी। हर रोज ठेला समेटने के बाद पैसे जोड़कर शराब की एक सुराही मंगवा लेते, नमकीन मांस के साथ बैठकर बतियाते। भाई लोग इसी में खुश थे। बस एक चीज खटकती थी, वो था हान लावू। ये आदमी बड़े बड़े इनाम के वादे करके ग्राहक तो खींचता, लेकिन पीछे से हमेशा गंदी चालें चलता रहता। ड्रॉ के वक्त अपने गुंडों को खड़ा करके नजर हटाकर अक्षर बदलवा देता, और अगर किसी की किस्मत से सच में जीत भी हो जाती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे देने से मुकर जाता। कुछ लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जीतने वाला असल में हान लावू का अपना ही आदमी होता था। पैसे लेकर पलटते ही वापस उसकी जेब में चला जाता। दिन बीतते गए। अब यांगक्वान गली के लोग हान लावू के ठेले के पास से गुजरते हुए पलकें झपकाने की जहमत भी नहीं उठाते, बल्कि कुछ कदम ज्यादा चलकर मेरे यहां दांव लगाना पसंद करते। हान लावू का ठेला दिन ब दिन सुनसान होता गया। बस कुछ बाहरी अनजान चेहरे ही वहां झांकते नजर आते। एक दोपहर मैं आंगन के पुराने बेर के पेड़ के नीचे बॉक्सिंग का अभ्यास कर रहा था। तभी देखा कि लियू ची तेज कदमों से मेरी तरफ आ रहा है।
लू भाई सच में शर्मिंदा हूँ। एक जरूरी काम है, तुम्हारी मदद चाहिए। लियूची हाथ मलते हुए परेशान चेहरे से बोला, मालिक जल्दी में थिएटर जाने वाले हैं। खास तौर पर मुझे साथ ले जाने को कहा है, लेकिन अभी अभी मालकिन ने मुझे लिंगलोंग की दुकान से नया आया हुआ लिपस्टिक पाउडर लाने को कहा है। मैं सच में दोनों जगह नहीं जा सकता, मैंने पसीना पोंछते हुए कहा। ये तो छोटी सी बात है, तुम थिएटर से लौटते वक्त रास्ते में ही ले आना। लियूची ने आह भरते हुए कहा, आज रात थिएटर में युआन शियांग शियांग गाएगी। मालिक उसका पक्का फैन है। ये जाना है तो शायद आधी रात तक चलेगा। लेकिन मालकिन की तरफ से मालिक ने खास ताकीद की है कि मालकिन को पता नहीं चलना चाहिए। ये काम तो दोनों तरफ से मुश्किल हो गया है। ये सुनते ही मैंने तुरंत हामी भर दी। लियो भाई फिक्र मत करो, लिपस्टिक पाउडर लाने का काम मुझ पर छोड़ दो। अरे बहुत शुक्रिया लू भाई, मदद के लिए। लियू ची ने जल्दी से अपने कोट से चांदी का एक टुकड़ा और एक पर्ची निकाली। ये पैसे और सामान लेने की रसीद है, तुम्हें तकलीफ होगी। मैंने वो पर्ची लेते हुए जैसे यूं ही पूछ लिया हो बोला, अच्छा लियू भाई, जब तुम मालिक के साथ थिएटर जा रहे हो तो स्कूल में ये गुप्त दवा पकाने का काम कौन संभालेगा? अरे मत ही पूछो, मालिक बड़ा कंजूस है। ज्यादा नौकर रखने को तैयार ही नहीं होता। घर के अंदर कुल 2 नौकरानियां हैं, एक बुढ़िया, स्कूल में बस मैं और एक रसोइया हूँ। रसोइया बाहर का आदमी है, उससे बात करना मुश्किल है, वो बस खाना बनाने से मतलब रखता है। स्कूल के सारे छोटे मोटे काम मुझ पर ही आते हैं। आज फिर थिएटर में सेवा भी करनी है और दवा भी पकानी है, सच में समय ही नहीं मिल रहा। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं दवा पकाने में मदद कर सकता हूँ, फिर पकी हुई दवा मैं खुद शिष्यों में बांट दूंगा। लियू भाई तुम मालिक की सेवा पर ध्यान दो। लियू ची की आंखें चमक उठीं। ये तो जैसे मुसीबत में मदद मिल गई हो। स्कूल के छोटे मोटे काम वैसे तो कुछ खास नहीं होते, लेकिन डेंग सर का स्वभाव मस्त मौला था। अक्सर बाहर निकलते और हर बार खास तौर पर लियू ची को ही साथ ले जाने को कहते। उसे कभी गाड़ीवान बनना पड़ता तो कभी साथ चलकर सेवा करनी पड़ती, और आखिर में डेंग यान चेहरा गंभीर करके हिदायत जरूर देता, अगर मालकिन को पता चला तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इसी वजह से लियू ची से कई बार स्कूल के काम छूट जाते। एक बार दवा पकाते वक्त आग बुझ गई थी तो गुरु माता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने चाहे जितनी भी सफाई दी हो, गुरु माता ने उसे बस बहाना ही समझा। तब से गुरु माता ने उसे कामचोर और चालबाज ही समझ लिया था। ये सब याद करते हुए लियू ची ने जल्दी से हाथ जोड़े। लू भाई तुम बड़े नेक दिल हो, मैं आज इसी उलझन में था कि क्या करूं। लू भाई ने तो मुश्किल वक्त में साथ दे दिया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। ये कहते हुए उसने अपनी कमर से दवाखाने की चाबी निकालकर मुझे थमा दी। सारी दवाइयां पश्चिमी बरामदे की दवा वाली अलमारी में हैं। हर पुड़िया की मात्रा पहले से तय है। दवा पकाने के मिट्टी के बर्तन रसोई के उत्तर कोने में रखे हैं। तकलीफ के लिए माफी। लियूची बार बार शुक्रिया कहते हुए हाथ जोड़कर चला गया। इसके बाद मैं वो पर्ची और चांदी का टुकड़ा लेकर ईस्ट सिटी के पूर्वी बाजार में लिंगलोंग दुकान पहुंचा। दुकान का मुहाना ज्यादा बड़ा नहीं था। अंदर पाउडर और इत्र की खुशबू फैली हुई थी। काउंटर के पीछे खड़ा नौकर पलकें उठाकर बोला, साहब सामान लेने आए हैं या खुद चुनेंगे? मैंने पर्ची और चांदी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। नौकर ने पर्ची खोलकर एक नजर डाली, पलटकर शेल्फ से एक सुंदर डिब्बा उठाया, फिर मेरे दे चांदी के टुकड़े को दबाकर देखा। काउंटर के नीचे से एक छोटी सी चांदी काटने की कैंची निकाली, फुर्ती से एक टुकड़ा काट लिया, तराजू पर रखकर ध्यान से तौला। वजन थोड़ा ज्यादा देखकर थोड़ा सा और काट दिया, फिर बचा हुआ चांदी का टुकड़ा और डिब्बा साथ में वापस मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मालकिन ने मंगवाया था चमेली का बालों का तेल, लाल गुलाबी लिपस्टिक और गुड़हल का शुद्ध रस। 3 माशा का हिसाब बनता है, आपसे 1 माशा वापस। मैंने वापस मिली चांदी को हाथ में दबाकर वजन सही होने की तसल्ली की, फिर डिब्बा उठाकर लिंगलोंग दुकान से बाहर निकल आया। ठंडी हवा सन्न सन्न बह रही थी। आसमान में सर्दी अपने चरम पर थी। मेरी नजर गली के कोने में एक किराने के ठेले की टोकरी पर पड़ी, जिसमें 7-8 धूप में सुखाए हुए पीले तुम्बे रखे थे। मन में एक ख्याल आया, मैं आगे बढ़कर पूछ बैठा, बुजुर्ग जी तुम्बा कैसे दिया? 3 सिक्के। ठेले वाला सफेद भाप छोड़ते हुए पैर पटकते हुए बोला, सब पतझड़ में पूरी तरह सुखाए हुए तुम्बे हैं, पानी नहीं रिसाते, बड़े काम के हैं। मैंने एक सही आकार का तुम्बा उठाया, उसका लकड़ी का ढक्कन खींचा। दिन की रोशनी में अंदर की सतह सूखी नजर आई तो 3 सिक्के गिनकर तुम्बा लेकर आगे बढ़ गया। डेंग का घर मार्शल आर्ट्स स्कूल की पिछली गली में था, जो सामने वाले अभ्यास वाले शोरगुल भरे आंगन से सिर्फ एक दीवार की दूरी पर था। मैं एक तंग गली से गुजरा तो सामने एक काली लाख वाला लकड़ी का दरवाजा दिखा। चौखट के ऊपर कुछ बिखरी हुई शाखाओं वाले मेहुआ फूल उकेरे हुए थे। मैंने हाथ उठाकर कुंडी खटखटाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्का सा खुला। अंदर से 2 चोटियों वाली एक छोटी नौकरानी झांकी। उसने पलकें झपकाते हुए मेरे मोटे कपड़े के रुई कोट को देखा। आप कौन हैं? मार्शल आर्ट्स स्कूल का शिष्य लू चेन। गुरु माता के लिए लिपस्टिक लाया हूं। लियूची कहाँ है? पहले तो हमेशा वही आता था। नौकरानी ने पंजों के बल उचक कर मेरे पीछे झांकते हुए देखा। लियूची को मालिक ने कोई काम करने भेज दिया है। मैंने डिब्बा और बची हुई चांदी नौकरानी की तरफ बढ़ाई। नौकरानी उसे लेकर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई, दरवाजे पर कौन है? नौकरानी जल्दी से मुड़कर जवाब देने लगी, मालकिन ये मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक शिष्य है, लिपस्टिक देने आया है।
उसे अंदर बुलाओ। नौकरानी मेरी तरफ मुड़कर बोली। सुना ना, मालकिन तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं थोड़ा झिझका, फिर भी कदम बढ़ाकर घर के अंदर चला गया। नौकरानी के पीछे पीछे बरामदे से होते हुए एक अलग कमरे तक पहुंचा। एक बेहद खूबसूरत चेहरे वाली औरत, चांदी की लोमड़ी की खाल का कोट लपेटे, सीधी बैठी थी एक बैंगनी लकड़ी की आरामदायक कुर्सी पर। वो शायद 30 साल की उम्र की थी। आंखें भौहें बड़ी सलीके से सजी हुई थीं। बालों का जूड़ा एकदम करीने से बंधा था, लेकिन उसका रेशमी कोट भी उसके शरीर की बनावट को पूरी तरह छिपा नहीं पा रहा था। सीने के पास कपड़ा तना हुआ था। कमर बड़ी नाजुक और पतली थी। स्कर्ट के अंदर 2 सुडौल और लंबी टांगें झलक रही थीं। नया चेहरा है। वो चालाक लियूची फिर से आलस कर रहा है। मैंने नजर नीचे झुका ली। उसका हाथ आर्मरेस्ट पर टिका देखा। उंगलियों की गांठों पर मार्शल आर्ट्स करने वालों जैसी हल्की गिट्टियां थीं। मुझे महसूस हुआ कि इस गुरु माता का पूरा रुतबा सामने वाले आंगन में दिखावा करने वाले डेंगयान से कहीं ज्यादा असली मार्शल आर्ट्स स्कूल के मालिक जैसा लगता है। मैंने झुककर जवाब दिया, गुरु माता, लियूची भाई को मालिक ने कोई काम करने भेज दिया है। उन्होंने खास तौर पर मुझे लिपस्टिक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। गुरु माता ने उंगलियों से आर्मरेस्ट पर हल्की थाप दी। तुम्हारा नाम क्या है? स्कूल में कब आए? शिष्य लूचेन। 3 दिन पहले स्कूल में दाखिला लिया। उम्र कितनी है? 16। गुरु माता ने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे तन पर लगे साधारण कपड़ों पर नजर डाली। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी जिज्ञासा झलकी। मेहुआ स्कूल में दाखिले के लिए 10 तोला चांदी लगती है, फिर हर महीने 1 तोला चांदी अलग से। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तुम्हारे जैसे घर से आने वाले बच्चे आमतौर पर सस्ते मार्शल आर्ट्स स्कूल चुनते हैं, जहां आयरन पाम या आयरन शर्ट जैसी सख्त बाहरी तकनीकें सिखाई जाती हैं। उसने नरम आवाज में पूछा, तुम मेहुआ स्कूल में क्यों आए? साउथ सिटी दूर जरूर है, लेकिन मेहुआ स्कूल का नाम वहां भी सुना है। मैंने बेझिझक जवाब दिया। सब कहते हैं कि पिछले मालिक मेई गुआनलान अकेले ही ब्लड पिलर पहाड़ पर 36 डाकुओं से भिड़े थे और जीत हासिल की थी। मैं इसी नाम की वजह से यहां आया हूं। ये बात मैंने कुछ दिन पहले ले लियू ची से सुनी थी। मेहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल के पिछले मालिक मेई गुआनलान ने सच में उत्तरी जियांगू में एक जमाने में बड़ा नाम कमाया था। बस अब इतने साल बीत जाने के बाद शायद ही किसी को अब याद हो। गुरु माता ने यह सुनकर होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई, फिर पूछा, तो फिर तुम मार्शल आर्ट्स क्यों सीखना चाहते हो? मजबूत बनने के लिए, ताकि कोई मुझ पर जुल्म न कर सके। ये सुनकर गुरु माता की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। क्या किसी ने तुम्हें तंग किया है? शिष्य अनाथ है, माँ बाप नहीं है। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बने हैं। इस दुनिया में अगर किसी का सहारा ना हो तो जुल्म सहना आम बात हो जाती है। गुरु माता की आंखों में थोड़ी दया झलकी। काफी देर बाद हल्की सी आह भरते हुए बोली, बेचारा बच्चा है। उठते वक्त उनका चांदी की लोमड़ी वाला कोट सरसराते हुए नीचे गिरा। मैंने सिर उठाया तो मन में हल्की सी हैरानी हुई। गुरु माता का कद काफी लंबा था। खड़ी होकर वो मुझसे भी आधा सिर ऊंची लग रही थीं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई एक अष्टकोणीय मेज के पास गई। वहां से खजूर की भरवा मिठाई का एक ढेर उठाया। चलते हुए बेख्याली में उनकी सफेद और सीधी टांगें स्कर्ट से हल्की सी झलक गईं जब वो नीचे झुककर सामान उठा रही थीं। उनके पैरों में सफेद मैग्नोलिया कढ़ाई वाले मुलायम रेशमी जूते थे। हर कदम पर पैर की उंगलियां स्कर्ट की लहरों के बीच हल्की सी दिख जाती। ये लो, चूल्हे पर अभी अभी भाप में पकाई हैं। तुम जैसे नौजवान अभ्यास करते करते जल्दी भूखे हो जाते हो। मैंने दोनों हाथों से मिठाई ली, गुरु माता का शुक्रिया अदा किया। गुरु माता के खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, जाओ, अच्छे से अभ्यास करो। मैं मिठाई का डिब्बा लेकर हॉल से बाहर निकला। खजूर की मिठाई मीठी और नरम थी। मैंने थोड़ा सा चखा, बाकी बहुत सारी बची थी। एक कागज ढूंढकर बाकी मिठाई लपेट ली, अपने कोट में रख ली। सोचा वापस जाकर भाइयों को भी खिलाऊंगा।